खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, आमतौर पर हमारे यहाँ ये एक रस्म बन गई है कि जब भी हम कोई एक शो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का तो आमतौर पर पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, मगर आज हम ज़रा कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जो बड़े चश्मकुशा हैं और बाद औक़ात यूँ भी लगता है कि ये सारे जो इवेंट्स हैं ये पस मंज़र में धकेल दिए जाते हैं, ये चले जाते हैं, मगर शायद ये पॉलिटिकल इवेंट से भी ज़्यादा अहम होते हैं। बात करूँगा 17 साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को, एक नौजवान जो खुद गालबन एक टीनेजर था, उसने क्यों कत्ल किया, ये क्या है। इसके साथ कराची में एक और वाक़या भी हुआ। हमने देखा कि एक साहब ने एक जो सुधीर नामी लड़का था और कल्पना जो उसकी बहन थी उनको तशद्दुद का और बेइज्जती का निशाना बनाया। ये क्या है, ये कोई सुसाइडल बीमारी हमें पैदा होगी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ मलीर जेल का टूटना, ये क्या है, किधर है हमारे सीएम साहब, और वो जो बहुत बातें होती हैं मगर क्या है ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। इस पे बात मियाँ साहब से स्टोरी एक्सक्लूसिव लेंगे। और पाकिस्तान के ग्रोथ रेट की बात हो रही है। फिर आज बजट प्रपोजल्स आई हैं जिसमें बहुत सारा कट लगा दिया गया है सोशल स्पेंडिंग पे। फिर इसके साथ साथ हम और बातें करेंगे, ये बच्चों की क्या सूरत हाल है हमारे यहाँ। आज एक गालबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसी वजीर साहब ने की है। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताएंगे कि हमारी गलियों में रात को होमलेस कितने बच्चे सोते हैं और कोई उनका आसरा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। मियाँ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। और आखिर में नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बरतानिया रूस में क्या जंग होने जा रही है और जो 40 जहाज तबाह हुए हैं उनके क्या इसका बदला लेगा और इसका बदला क्या पूरी दुनिया को जंग को लपेट में तो नहीं ले लेगा ये वाकया। तो मियाँ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो ये हमें बताएं कि ये हैरत अंगेज बात है, वो जानता भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। ज़रा पहले इवेंट से नरेट कर दें और फिर थोड़ा एनालिसिस दें कि क्या हुआ, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करिए लॉ एनफोर्समेंट। मियाँ साहब। काजी साहब, देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि इस्लामाबाद जैसे महफूज शहर में ऐसा एक कातिल आता है, दीवार फलांगता है और गोली मारता है और आराम से खरामा खरामा चलता हुआ गायब हो जाता है। 12 घंटे के अंदर अंदर वो पकड़ा तो गया, क्योंकि उसकी CDR से मालूम कर लिया गया वो कहाँ है, उसको वहाँ से पकड़ लिया गया। आज IG साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो कत्ल हुआ है टिकटॉकर का, ये जो बच्ची है इसका नाम सना यूसुफ है, चित्राल से इनका ताल्लुक है। G13 में ये रहते हैं, अपने वालिदैन के साथ ये वहाँ पर रहती थीं और FSC कर चुकी थी, प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। और ये टिकटॉक जो बनाती थी, अच्छे खासे इनके व्यूज़ थे, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। ये फैमिली जो वीडियोस बनाती थी जिसमें मज़ाहिया वीडियोस भी होती थी, खानों की वीडियोस होती थी, अगर शॉपिंग करने जाएं तो वहाँ की वीडियोस होती थी। तो ये जो लड़का है, उमर हयात इसका नाम है, ये फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है और ये अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक भी इसने पूरा नहीं किया हुआ। और इसका जो भाई है एक, वो 2 साल पहले खुदकुशी कर चुका है। बाप के साथ ये रहता है, 3 मरले के मकान में रहता है, बेरोजगार भी था और इंतहाई गरीब भी था। और जो ये भी टिकटॉकर है, ये टिकटॉक बनाता था और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके साथ खड़ा होकर टिकटॉक बनाता था। सना यूसुफ को ये मुख्तलिफ मैसेज करता था और उसको कहता था कि मुझसे दोस्ती लगाओ। उन्होंने इसको इनकार किया। जो CDR निकली है उसमें जितना भी रिकॉर्ड आया उसके मुताबिक मैसेज रिजेक्टेड के जो है वो ज़्यादा जो है वो सामने आए हैं और जो कॉल रिजेक्टेड के वो भी ज़्यादा सामने आए हैं। ये लड़का 29 मई को इस्लामाबाद आया और उसने आके मैसेज किया कि मैं सना यूसुफ को कि मैं आपका जो केक काटना चाह रहा हूँ सालगिरह का, जो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि इस तरह नहीं होता। लेकिन आज कल जो है वो फिर ये वहाँ पर आया और आके उन दीवार फलांगी और जब वो सना यूसुफ बाहर निकली तो इसने आते ही उसको गोली मार दी। जो गोली मार के वो आराम से दीवार गेट के रास्ते से बाहर निकल गया। वहाँ पर शोर पड़ गया। जो हमसाये थे उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया सना यूसुफ को, लेकिन वो जांबार ना हो सकी और वो जाँ बहक हो गई। और आज उनको अपने आबाई गाँव ले जाया गया है, वहाँ उनकी तदफीन होगी। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है काजी साहब, ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हुआ है, इसके गलत इस्तेमाल से। आपने देखा कि इससे पहले भी टिकटॉकर जो है वो कत्ल हुई हैं, लेकिन उनकी वजूहात और थी। ये जो वजह बनी, ये बिल्कुल इसके हवाले से जितना भी सोशल मीडिया पे चल रहा है या वहाँ पर हमने बात की जाके उनके अड़ोस पड़ोस में, ये इंतहाई अच्छी बच्ची थी और पढ़ना चाहती थी, आगे डॉक्टर बनना चाहती थी। और वो साथ साथ ये हमने बाकायदा, हमारे रिपोर्टर उस्मान भट्ट ने इसका बाकायदा एक शॉर्ट भी किया था यहाँ सेंटोरस में, और वहाँ पर जो है वो इन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, साथ साथ टिकटॉक भी जो है जारी रखना चाहती हूँ। लेकिन जिस कातिल ने इनको कत्ल किया है वो जहनी तौर पर भी बेहतर नहीं लग रहा। लेकिन बात यह है काजी साहब
कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा वाकया हो जाना और बिल्कुल वो जो कातिल है उसका आराम आराम से वहां से फरार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने तो उसको पकड़ लिया, लेकिन अब एक वाकया तो हो गया, एक जान तो चली गई, और एक जान ऐसी चली गई जो कि इस अच्छा मियां साहब, थोड़ी सी मैं और तफसील आपसे लेना चाहूँगा। ये पिस्तौल इतनी कम उम्र के बच्चे को कहाँ से मिला? हाउ कम के ही वॉज कैरिंग अ पिस्टल एंड मतलब जा रहा था, कोई उसको रोकने वाला, कोई सिक्योरिटी, कोई कहानी नहीं है। ये इस एंगल से देखा आपने इस स्टोरी को? देखिए काजी साहब, बिल्कुल देखा, और मैंने बात की जो तफ्तीशकार हैं, उन्होंने कहा कि इसके पास पिस्टल पहले से था और पहले भी इसके पास मौजूद था, लेकिन एक रिटायर्ड क्लर्क का बेटा जो बेरोजगार है, 3 मरले का मकान है, खाने को जो है रोटी नहीं है, वो उसके पास पिस्टल कहां से आया? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है और पुलिस इसी की तफ्तीश कर रही है। कल अदालत में जब पेश किया जाएगा तो उसमें यही रिमांड लिया जाएगा उनसे कि इसके पास जो असला है वो कहां से आया। हमने ये तफ्तीश करनी है, क्या उसने असला किसी का चुराया, क्या उसका लाइसेंसी था, या उसने खरीदा इस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, क्या उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड पहले था? ये सारे सवालात जो हैं इस पर तफ्तीश हो रही है। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि आजकल असला भी आम मिलता है और वो बगैर लाइसेंस के मिलता है, और लाइसेंस भी आम मिल जाते हैं, लेकिन जो असला रखा जाता है वो किस नौयत का और कैसे रखा जाता है, वो पहले तो फैसलाबाद से यहाँ पर आया साहब ये और बताएं यहाँ पर उसने वारदात की और फिर उस असले के साथ वो वहां पर चला गया। इतना अप्रिशिएट तो हमें करना चाहिए कि बड़ी जल्दी पुलिस ने दोनों केसेस में, जो कराची में वो हुआ, क्या नाम है उन भला साहब का जिन्होंने तशद्दुद किया एक हमारे जो, और दूसरे बड़ी जल्दी पुलिस है। तो पुलिस ये इसकी क्या तफसील है? पुलिस ने इसे लोकेट कैसे किया और ये कहां पर था जब पकड़ा गया? देखें काजी साहब, असल में मामला ये हुआ है कि इसका जो रिकॉर्ड निकाला गया, CDR निकाली गई, तो उससे पता चला कि इसने किस टावर से कॉल किया है और कहां से इसकी कॉलें आती रही हैं, और क्योंकि कॉलें सबसे ज्यादा इसी की थी, और वो कॉल जो है सना यूसुफ ने नहीं, बहुत सी कॉलें नहीं सुनी थी। फिर इसका रिकॉर्ड निकाला गया, इसकी सिम का रिकॉर्ड, तो वहां से इसका जो है वो पता चला इसके घर का, और वहां से इसको घर से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सना यूसुफ के घर का इसको कैसे पता चला, क्योंकि वो टिकटॉकर थी, लेकिन उसके वो इससे बात नहीं करती थी, इसका कॉल से उस पर रब्ता था, पहले मेल जोल नहीं था, इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये जो अभी तक शवाहिद सामने आए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके घर का कैसे पता चला, ये सबसे बड़ी एक वो मामला ये है कि जो सोशल मीडिया पे नौजवान अपने तमाम मालूमात दे देते हैं और वो अपने घर का भी बाकायदा एड्रेस देते हैं कि मैं यहाँ पर फलां जगह पे मेरी रहायश है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। अपने जो अकाउंट्स बनाया जाता है सोशल मीडिया का, वहां पर अपनी मालूमात जरूर देनी चाहिए, लेकिन अपना प्रोफाइल मियां साहब ये तो का पता बड़ी आपने बजा बात की। मेरे ख्याल में हमारे पेरेंट्स को जो पेरेंटल जो है वो डिस्क्रेशन वो रखनी चाहिए। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को खाना खिलाने के लिए जो माएँ हैं, बच्चियों को जो है वो आदत पड़ गई है, अब वो खाना नहीं खाती छोटी 2-3 साल की, जब तक उनको मोबाइल फ़ोन ना दिया जाए। तो देयर शुड बी सम चेक ऑन दिस, और इसके कुछ मेडिकल हैज़र्ड भी हैं। लेकिन चलें, इस पर हम किसी दिन और उठा रखते हैं गुफ्तगू को। मगर मियाँ साहब, ये जो वाक़या हुआ, वो लड़की, ये मुझे उनके नाम से लगता है कि जैसे वो एक यानी अक़लियत से ताल्लुक़ रखती, कल्पना नाम है लड़की का, जो बिनती कर रही थी, जो तरले कर रही थी, और हिंदू में सुधीर नाम उन्होंने बताया। कितना सफाक यानी सफाकाना ये सारा मंजर था। और फिर कोई जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने भी, दे नेवर केम टू हिज और हर रेस्क्यू। इसकी क्या तफसील है, और ये भी अब क्या वो गोंगलू से मिट्टी हटा दी जाएगी? जिस तरह हम देखते हैं कि पावरफुल लोग जो हैं, कत्ल किया दिन दहाड़े एक DSP के बेटे को, वो माशाल्लाह निकल गए हैं। उनके अबू जी ने भी सुना है कि वो क्या डेथ मनी क्या वो ले ली थी। तो ये भी यही होगा, या ये क्या कहाँ तक पहुँचा है, या एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है टू बुक हिम एंड टू टेक अ लॉफुल प्यूनिटिव एक्शन? मियाँ साहब। काजी साहब देखिए, मैं तो इसको कहूंगा नौ दौलतिये। जो नौ दौलतिये होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो जिस पर अल्लाह का फजल हो और वो बेहतर खानदान से ताल्लुक हो, तो वो इस तरह की हरकत नहीं करता। जो वाकया हुआ है, जो आज मैंने उसका बच्चे का जो है वो शॉर्ट सुना, उसने कहा कि मैं माफिया मांगता रहा, मैंने उसको कहा कि हमसे ये अगर गलती भी हुई है तो हम जो है माफी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने मारना शुरू कर दिया और उन्होंने तशद्दुद किया। लेकिन बात जो बेहतर हुई है आज, वो ये हुई है कि सलमान फारूकी साहब का 2 दिन का रिमांड जरूर हो गया है। अब पुलिस ने उनको पकड़ा भी है और उसके बाद अदालत ने 2 दिन का रिमांड भी उनका दिया है। और अभी जो है एक मिसाल तो कायम हुई है काजी साहब
कि बाकायदा तौर पर ऐसा तशद्दुद करने वाला शख्स जो है वो कानून के निर्गे में आया, कानून के शिकंजे में आया और उसका पकड़कर जो है वो हाथ उसको जेल में डाला गया, लॉकअप में जो है वो उसको बंद किया गया और अभी अदालत में भी पेश किया गया। अभी जो उसका रिमांड होगा तो उसके बाद उसको अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। शायद वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे और ये सबक है उन लोगों के लिए जो अपने ना तो जज्बात को काबू में रखते हैं और उस वक्त ये भी नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूं, और इसमें दौलत के नशे में अगर कोई ऐसा करता है तो ये बिल्कुल उसी हवाले से वही मामला है। ये नौ दौलतीय होते हैं, ये कोई अमीर कबीर नहीं लोग होते, इनको किसी किस्म का ख्याल नहीं होता और इसीलिए फिर इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। इन पर दफात जो लगी है कि बाकायदा इस पर वो ऑफेंस लगनी चाहिए, इसको बाकायदा तशद्दुद के इल्जाम में जेल जाना चाहिए। मैं अगर आपको अंदाजा है जो दफात लगाई गई हैं वो क्या है, कितनी सीरियस हैं और वो कितनी पनिशेबल है, अगर आपके पास तफसील हो तो। देखें आज जो दफात लगाई गई उसमें वकील ने कहा कि यह बेलेबल है, लेकिन अदालत ने उसको बेल नहीं दी। वो तशद्दुद की दफात है और तशद्दुद जो होता है उसमें कुछ भी हो सकता है, तशद्दुद में खुदा न खास्ता किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए उन पर दफात जो है नॉन बेलेबल थी और वकील ने कायल करने की कोशिश की कि अदालत को कि इसमें बेल हो सकती है, लेकिन बेल नहीं हुई और सख्त दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद अभी अदालत में इसका केस चलेगा। अगर तो उनकी सुलह हो गई तो फिर जो हो जाती होती है, आपको पता है कैसा कि सुलह भी हो जाती होती है, अगर सुलह हो गई तो इसके बावजूद ये केस दो तरह का बनता है कि ये एक हिरासत का केस नहीं है, ये एक वहां पर दहशत का केस भी है, जो दहशत फैलाई गई। जो मुद्दई जो है वो पुलिस भी होती है। मैं तो यानी मैं इस केस के हवाले से नहीं कह रहा, माजी के हवाले से कह रहा हूँ, खरीद लेते हैं सुलह भी खरीदने वाले, लेकिन बहरहाल देखें कम अज़ कम ये तो हुआ कि सोशल मीडिया का ये कम अज़ कम आस्पेक्ट बड़ा पॉजिटिव था कि जो फौरी तौर पर ही वॉज बुक्ड। मियां साहब आगे बढ़ते हैं। मलीर जेल क्या थी सिक्योरिटी, दे वर दे ऑल एस्लीप व्हेन दिस हैपेंड, और वहाँ पे जल्जले तो आए, 2.45 का जल्जला था, तो क्या इस हद तक था कि जेल ब्रेक हो गई, इतनी वो फ्रेजाइल थी उसकी सिक्योरिटी? मियां साहब व्हाट हैपेंड? देखें कायद साहब ये बहुत ये भी एक तशवीशनाक वाकया मैं इसको कहूँगा। वो जेल जिसमें भारतीय कैदी थे, वो जेल जिसमें अफगानी कैदी थे, वो जेल जिसमें खतरनाक कैदी थे, वहां पर अमला आपको बताऊं कितना था सर कायद साहब? वहां पर अमला सिर्फ 8 से 9 अहलकार थे जेल में। जब रात 1:30 बजे और 2 बजे के दरमियान जल्जला आया तो वहां पर जो अहलकार हैं उन्होंने अपनी पोजीशनें छोड़ दी, उन्होंने मेन गेट छोड़ दिया और वहां पर जो मेन गेट था वहां एफसी के भी 2-3 अहलकार थे और वहां 5-6 हज़ार कैदी थे। उनको जो है वो बाहर जब सेहन में लाया गया तो उन्होंने आकर 1000 कैदी ने, पूरे 1000 कैदी ने गेट को धक्के मारे हैं और वहां से जो कैदी जो फरार हुए हैं उससे मुतल्लिक तो कहा जा रहा है कि 250 कैदी फरार हुए हैं, 197 अभी भी फरार हैं और बाकी कुछ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इस हवाले से यह कहा गया है कि उनको रोका, एफसी ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। अब यहां पर जो है वो सारी के सारा मामला जो है वो सिक्योरिटी का आता है। क्या हमारी जेलों का अमला इतना ही है या उनकी तरबियत ऐसी ही है या वहां पर इतने ही अहलकार होते हैं कि कैदी खुद अपना इंतजाम चलाते हैं? जो मैंने वहां पर बात की और मुझे जो मालूमात मिली कि जेल के अंदर जो का निजाम जो था वो कैदी चला रहे थे, सीनियर कैदी, उससे जूनियर कैदी, उससे जूनियर कैदी और नया कैदी, हवालाती और उसके जो सजा याफ्ता कैदी, और वो सारे का सारा निजाम चला रहे थे जेल का। और वहां पर जो अहलकार थे वो तो वहां से भाग गए थे, वो अपनी पोजीशनें छोड़ चुके थे और उन पोजीशनें छोड़कर वहां कैदियों को जो है उन्होंने भागने का बाकायदा मौका दिया है। वो कैदी जो है वो किसी दीवार की दरार से नहीं भागे, ना जल्जले से कोई दरार आई थी, जल्जला तो आया 2 पॉइंट कुछ का 8 शिद्दत का और वहां पर जो खौफो हरास फैला इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या बाकी जेलों से या जेलों में इस तरह होता है कि अपनी पोजीशनें छोड़ देते हैं? ये एक बहुत बड़ी मिसाल है सिक्योरिटी लैब्स की और इस पर जो है आईजी जेल खाना जात को तो हटा दिया गया है, लेकिन इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि वहां जो कैदी बागी हैं वो कौन कौन है। अच्छा मियां साहब आपकी सुना है, यानी मैंने सुना नहीं है, आपने मुझे बताया है कि मेट ऑफिस या ये जो लोग जो माहिर हैं, जो जानते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स से आप कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये जो नीचे जो एक एक्टिविटी ज़मीन के अंदर होती है, बड़ी खौफनाक है इसकी कहानी भी, तो ये जो एकदम से हुआ इस हवाले से क्या आम तौर पर तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अभी तक ऐसी साइंस नहीं पहुंची कि हम बता सकें ये क्यों होता है एग्जैक्टली, लेकिन क्या एस्टिमेशन है माहिरीन की कि क्यों इतने ऊपर थले आए, क्या नीचे सीस्मिक या क्या एक्टिविटी नीचे हो रही है?
काश साहब, ये कोई जो मेरी बात हुई माहिरीन से, वो कहते हैं कि ये जल्जले दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसे आए हैं, ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं, ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां से मुसलसल हजार हजार जल्जले जो हैं वो उनकी सीरीज चली है। इनको स्वाम अर्थक्वेक कहते हैं। और उसमें यह बताया गया है कि जो कराची में जल्जला आया है इसकी 4 वजूहात हो सकती हैं, उनमें से कोई एक वजह जरूर होगी। एक वजह तो उन्होंने माहिरीन ने यह बताई है, माहिरीन अर्जियात ने, कि जो इस कराची के नीचे से बड़ी जो टेक्टोनिक प्लेट्स जा रही हैं वो वहां पर जाके ज्वाइंट होती हैं, और एक लांडी फॉल्ट लाइन है, और दूसरी जो लोकल फॉल्ट लाइंस हैं वो नीचे बड़ी प्लेट्स जो हैं वो एक्टिव होने से लांडी फॉल्ट लाइन जो है एक्टिव हुई और हो सकती है, और उससे जो है वो जल्जले आ सकते हैं। और इस तरह के 18 जल्जले 24 घंटों में आए हैं। उनकी शिद्दत कम थी, लेकिन खतरनाक बात यह है कि उनकी गहराई भी कम थी। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये वाकयातन ये रीजन है तो ये एक बड़े जल्जले की एक पेशगोई भी हो सकती है, और इस हवाले से खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। दूसरी बात ये की जा रही है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर कराची से पानी जो पंप किया जाता है वो बहुत मिकदार में किया जाता है, और बड़ी मिकदार में अगर पानी पंप हुआ है, चूंकि नजदीक इसके समंदर है, जो वाटरवेज हैं जमीन के नीचे से, वहां से जब खला पैदा होता है तो जमीन एडजस्ट होती है, तो उससे जल्जला पैदा होता है। तीसरी बात ये जो वजह ये बताई गई है कि हो सकता है कि पानी बड़ी मिकदार से जमीन के अंदर जा रहा हो। 4000 फीट पर हॉट रॉक से जिस पर पानी जब गिरता है तो भाप पैदा होती है। सब एक छोटी सी जल्दी बता दें, मुझे ब्रेक लेनी है वहां से। जी मुझे ब्रेक लेनी है मियां साहब, वापस आएंगे ब्रेक से तो मैं आपकी बात मुकम्मल। हम नाज़रीन एक ब्रेक है, अल्लाह करे सब बेहतर हो। हमारा कोई मुस्तकबिल पास जो है 2005 भी हमें याद आता है। बहरहाल अल्लाह ताला कराची के और सब लोगों को, दुनिया के सब लोगों को महफूज रखे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ख़बरें हैं, ग्रोथ रेट की बात करेंगे, जंग की बात करेंगे, क्योंकि जंगों के साए बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया पर। क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, आज कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डार्क वेब के हवाले से और बच्चों के हवाले से। आज खबरें हमें बच्चों की दी हैं जो मश्क सितम बनते रहते हैं। एक तो क्या बताया उन्होंने और क्या उन्होंने पकड़ा है, और फिर ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं। ये डार्क वेब के बारे में थोड़ा बताइए साहब। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके डीजी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वकारुद्दीन सैयद और तलाल चौधरी जो वजीर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि एक गैंग पकड़ा गया है जो छोटे बच्चों की जो है वीडियो बनाता था, नाजेबा वीडियो, और डार्क वेब पर जो है वो बेची जाती थी, और इसमें बहुत से वालिदैन भी मुलव्वस थे। और इस गैंग को चला रहा था जर्मन शहरी। और उसमें यह बताया गया है कि जो डार्क वेब है उस पर बाकायदा तौर पर इसको बेचा जाता था। ये गैंग पकड़ लिया गया है और गैंग उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और इसमें जो चिल्ड्रन क्लब बनाया गया था और उसको मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और ये आपको याद होगा कायद साहब कि ये सबसे पहले जो है ये मामला उठाया था डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने, और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा हंगामा भी मच गया था। तो लेकिन वो आज सच साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डार्क वेब जो है वो एक्टिव है, और वहाँ पर बच्चों की जो तस्वीर और उनकी हरासानी की जो वीडियोस हैं वो डाली जाती है, और बाकायदा इसका धंधा किया जाता है, और इसमें तहकीकात हो रही हैं कि कौन कौन मुलव्वस है। और अच्छा मियां साहब, ये तो जो है बड़ी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है। इसमें ज़ाहिर है हम कभी डॉक्टर साहब को भी इनवाइट करेंगे, उनको तकलीफ देंगे। लेकिन मैं मियां साहब मैं 2-3 बातें जब मैं ये आज आपको सुन रहा था तो मैं ये देख रहा था कि यहाँ जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है बच्चों के हवाले से, मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि ये जो फिगर्स हैं मैंने अभी निकाले हैं कि पाकिस्तान में जो सड़कों पर बच्चे सोते हैं उनकी तादाद 1.5 मिलियन 15 लाख है। इसमें से जो बिजनेस रिकॉर्डर ने बताया कि 7 लाख सिर्फ पंजाब में है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और मैं ये सोच रहा था मियां साहब कि ये जो और स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चों को तो छोड़ दें, और उसके अलावा लेकिन ये कि ये किधर है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हमारा, कहाँ पे है वो? और उसके अलावा ये मियां साहब कि रोज़ एक बनी बनाई सड़क को तोड़ के, मुझे पता नहीं इसमें क्या मसले आता है। मियां साहब कभी आप ये स्टोरी डिग कीजिएगा कि बनी हुई सड़कें तोड़ के दोबारा से बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये पैसे जो हैं इन बच्चों को स्ट्रीट से रिमूव करके हम ले जा सकते हैं और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कर सकते हैं। ये अब आप स्टोरी ना देखिए, ओवर 1100 चिल्ड्रन अंडर एज 5 डाई डेली इन पाकिस्तान, ये NA पैनल को आज बताया गया है। तो ये हमारी ये है, हम सियासत हो रही है। अच्छा और ये सारे ट्रीटेबल डिजीज़ से मरते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो 40% डेथ्स हैं मियां साहब वो गंदे पानी से होती हैं।
यानी ये और इस पे जो हमारा अखराजात आते हैं, जो रियासत पर अखराजात आते हैं अस्पतालों में, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है। ये पैसे बचा सकते हैं। और फिर एक और बात भी अर्ज करूं मियां साहब, दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, कि अगर आप इंसानों की और अपने बच्चों की और अपने लोगों की सेहत दुरुस्त कर दें, 50% ऊपर ले जाएं, तो आपका ग्रोथ रेट 9% ऊपर जा सकता है। मगर पता नहीं, हमें न्यूज़ पुरानी सड़कें तोड़ के हम नहीं बना देते हैं। आपको एक याद दिलाऊं, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, कचरे पे रिपोर्ट बनाई थी, और वहां मैं गया तो वहां पर जो ट्रालियां आ रही थी कचरे की, और जब वो ट्राली अनलोड होती थी तो वहां पर इतने बच्चे मौजूद होते थे, और वो क्या ढूंढ रहे होते थे, वहां से फल ढूंढ रहे होते थे। वो जो कचरा आता है शहर से, वो वहां से वो फल ढूंढ रहे होते थे, और वो फल वहां से उठा कर खाते थे। जो ये हाल है, और जो चाइल्ड लेबर है उस पर पाबंदी है, बाकायदा कानून है, लेकिन हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है सरेआम इस्तेसाल किया जा रहा है बच्चों का, और बाकायदा तौर पर इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। कैपिटल में जो वहां पर कूड़ा फेंका जाता है, वहां लोग वहां से फल उठा कर वो बच्चे खाते हैं, वहां पर मौजूद है। मैंने उस पर रिपोर्ट बनाई, कचरे का बच्चा, वो कहता है मैं कचरे का बच्चा हूं। मियां साहब, बात कचरा मुझे पालता है। जब हुक्मरान जो हैं वो जो जिस लग्जरी के बबल में रहते हैं, उन्हें क्या पता पाए जिंदगी कैसे होती है। हाँ, लेकिन ये देखें, कल हमने खबर दी थी, और आप देखें ये 4.2% तो इनका हदफ है ना, ये कितना कर लेंगे ये हम देख लेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी कट लगाई है उन्होंने, आज आप अखबार देख सकते हैं, वो आपने अपने तरक्याती बजट पर लगाई है। अच्छा, अब बात यह है कि कल हमने खबर दी थी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, 8,60,000 टू बी एग्जैक्ट जो लोगों ने अप्लाई किया, 16,500 या 16,450 इतनी नौकरियां लेस देन, तो ये है। तो ये इशू आ ही नहीं रहे। यहाँ जितने इशू हैं जो मीडिया पे डोमिनेट कर रहे हैं कि जी वो कोई इधर से झूठ बोलो, उधर से झूठ बोलो, एक साहब, मतलब मैं अब क्या अर्ज करूं कि जो है 4 टके बनाते हैं हम, उससे क्या कहते हैं सोशल मीडिया से जी डॉलर आ गए, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। मगर ये नीचे ज़मीन पे सूरत हाल है, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पर भी बात करें कि भाई अगर आपकी ट्रिकल डाउन करके नीचे तरक्की नहीं आती और अखबार के इश्तिहारों में आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरों के अंदर आपकी तरक्की कैद है, तो फिर आपको मुबारक ये तरक्की। तो ये हालात हैं, और आज खुद जो है तलाल चौधरी साहब ने हमें बताया कि ये इस तरह से हो रहा है। और फिर ये एक एनजीओ की फिक्र मैंने कोट की है। साहब 10 जून को बजट आ रहा है, 10 जून को बजट आ रहा है, और आईएमएफ ने बजट की मंजूरी दी है, और बाकायदा तौर पर इस दफा जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं, और आईएमएफ ने बाकायदा मंजूरी दी है कि दिफाई बजट बढ़ा दिया जाए। यानी आईएमएफ हमको दिफाई बजट बढ़ाने की मंजूरी दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, मुबारक भी होनी चाहिए। क्या और लेकिन कुछ इसमें आईएमएफ ने रिलीफ भी दिए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हुकूमत ने रिलीफ दिए हैं, आईएमएफ ने रिलीफ दिए हैं। मियां साहब ब्रेक है, हमें आईएमएफ हो या को, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए। हमने ये साबित तो कर दिया, बट द थिंग्स आर बीइंग मैनेज, बहुत ही नाअहल लोग मैनेज करें, वरना जितना पोटेंशियल इस मुल्क के अंदर है, ये तो चंद दिन पहले हमने 7 मई से 10 मई के दरमियान देख लिया। बट हु विल रियलाइज देम एंड हु आर द पीपल एट द हेम ऑफ फेयर, डू दे डिजर्व टू बी देयर वेयर दे आर। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो जंग के साए बढ़ते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, मुमताज़ दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। 2 हवालों से मैं बात करना चाहता हूँ जनरल साहब, एक आलमिया और एक मकामी है। देख जनरल साहब, वी यूजुअली अवॉइड इंडिया बैशिंग और ऑल दैट, बट मैंने जब मीडिया सीन देखा आज, ख़ास तौर पर मैंने जावेद नकवी साहब का आर्टिकल डॉन में देखा, तो आई थिंक इट इज़ अ बिग जिसे आप कहते हैं सेटबैक, कि इवन जो रशिया है वो हमारे साथ डील करने आ रहा है एनर्जी की, और रशिया ने यहाँ तक कह दिया है इंडिया को कि भाई आप एंटी चाइना स्टैंस ना लें वेस्ट के बिहाफ पर। हाउ डू यू लुक एट दिस वेरी चेंज एंड स्ट्रेंज ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स जनरल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मियां शाहिद साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त रीपोजिशन कर रही है जी पूरी दुनिया, जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, यूनिपोलैरिटी खत्म हो रही है, और रशिया भी अंडर स्ट्रेस है। स्पेशली अभी फ्यू डेज बैक के जो आप इवेंट्स देख लें, स्पेशली जब ये यूक्रेन ने उनके साथ किया है, तो रशिया को पूरा ये शक भी रहता है और यकीन भी है कि इसके पीछे पूरा वेस्ट का हाथ है, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया जी रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है।
तो जितनी भी खास तौर पे यूरोप के ममालिक है, ईस्टर्न यूरोप जो इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस आ रहा है और वो चाह रहे हैं कि नेटो जो है वो फ्रंट मैन के तौर पे यूक्रेनियन वॉर में रशिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अब जब रशियन के इंटरेस्ट वहां पे वेस्ट, एक तरफ तो वेस्ट उनके रशियन इंटरेस्ट को काउंटर कर रहा है और दूसरी तरफ यही वेस्ट और अमेरिका जो है वो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट कंपिटिटर के तौर पे देख रहे हैं। तो ये जो रीजन के अंदर एक सेटअप आ रहा है, चाइना रशिया कोलैबोरेशन, तुर्किया की हम इस रीजन में थोड़ी सी कोलैबोरेशन देख रहे हैं, बल्कि काफी अब तो नजर आ रही है चाइना के साथ ये पोजीशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये वो स्ट्रेसेस हैं जिनको वो देखकर रशिया भी थोड़ा सा अपने आप को चाइना पिवट कर रहा है, और चाइना जब पिवट होता है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान उसके साथ फिगर आउट होता है जी, क्योंकि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और फिर यही से पूरा यूरेशिया का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, फिर नॉर्थ साउथ की जो लाइन है उसमें रशिया के भी इंटरेस्ट है, चाइना के भी इंटरेस्ट है। तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पोलिटिकल इस वक्त रस्साकशी कह लें या पोजीशनिंग कह लें, और आई थिंक कि ये बड़ा इफेक्टिव आगाज हुआ है। ये तो लगता है कि वाटरशेड इवेंट था इस रीजन में, क्योंकि ये जो जंग थी एक वाटरशेड इवेंट लगता है और अनएक्सपेक्टेडली, मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा वक्त, और मैं ये जो रशिया के 40 जहाज मार गिराए गए और उस हवाले से अब एक बहुत बड़ा खतरा है कि प्यूटन हार्ड लाइनर है, ही कैन स्ट्राइक बैक क्वाइट फियर्सली। तो इसमें क्या दुनिया के लिए खतरात हैं? इसके लिए सबसे ज्यादा खतरा तो वेस्ट के लिए पड़ा हुआ है जी काल साहब, क्योंकि रशिया डाउट करता है कि ये इसको सपोर्ट हासिल है नेटो की, और इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में फ्यू वीक्स बैक उन्होंने थोड़ा सा रशिया के ऊपर अपना स्टांस हार्ड किया जी, क्योंकि रशिया जो है वो स्कटल कर रहा है इस पैक्ट जो अमन की डील की कोशिश कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया और यूक्रेन के दरमियान। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें यूक्रेन के थ्रू पूरा इकोनॉमिक फायदा उठाना चाह रहा है अमेरिका यूएसएस के बीच में जी। और आपको याद होगा, आपको ज़ेलेंस्की का जो व्हाइट हाउस वाला एपिसोड है वो अभी तक लोग भूले नहीं है, और उस वक्त तक वो कह रहे थे कि आपकी पोजीशन बेहतर नहीं है। ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की को ये मैसेज दे रहे थे कि यू आर नॉट इन अ बेटर पोजीशन, तो इसलिए नेगोशिएशन करें और इसको पीसफुल तरीके से करें। लेकिन और साथ साथ डायलॉग भी जारी है। काजी साहब, हम देख रहे हैं टर्किया में अभी डायलॉग हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, अभी प्रेसिडेंट्स एक्सचेंज की आज उन्होंने एग्री की है। लेकिन जन साहब, जो यूक्रेन ने हमला किया है रशिया पर, उस पर जो सदर पुतिन है उन्होंने तमाम अपनी मसरूफियत जो है बिल्कुल तर्क कर दी है और इस पर फोकस कर लिया है। और बरतानिया, दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी फौजों को तैयार रहने का कह दिया है, मशकें भी शुरू कर दी हैं। क्या आप समझते हैं कि पुतिन जो है वो कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कोई इस तरह का कि बरतानिया के साथ डायरेक्ट जंग या किसी पूरे यूरोप के साथ डायरेक्ट जंग या ऐसे किसी मुल्क के साथ को सरप्राइज दे सकते हैं जिन पर उनको शक हो कि उन्होंने ये हमला करवाया है? क्योंकि यूक्रेन की ये प्लानिंग नहीं लगती कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। मियां साहब, प्योरली फ्रॉम मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजी के जो अगर उसके मुताबिक चलते हैं तो मुझे तो इस वक्त नहीं लगता कि वो करेगा जी, वन एट वन टाइम जी। वो मल्टीपल फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, कोर्जन रखेगा, मे बी लेटर टाइम फ्रेम में उनको रखेगा कि जी मैं आपसे जैसे कहते हैं ना, निपट लूंगा जी आप लोगों से, कि आपको भी देखूंगा छोड़ूंगा नहीं वाला मोड में नेक्स्ट 3 to 4 years की एक थ्रेट क्रिएट करेगा जो उनके ऊपर रखेगा जरूर, ताकि वो अवे दूर रहें यूक्रेनियन सपोर्ट से। ये बहुत बड़ा झटका लगा जी रशिया को। ये जो 42-43 के दरमियान बॉम्बर्स गिराए हैं वो रशिया की सरहद के अंदर आए हैं, रशिया के अंदर ट्रकों में आए हैं, और एक एरिया ऐसा है जो तकरीबन 4500 किलोमीटर डीप इनटू रशिया है। दूसरा तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1200 किलोमीटर डीप है जी जो बेस उन्होंने लिए हैं। फिर ट्रकों में वहां आए हैं, वहां पे उन्होंने असम्बल किए हैं, वहां पे जो भी उन्होंने कार्रवाई किया, और दीज ड्रोन्स वर बीइंग कंट्रोल्ड समवेयर एल्स, वहां से कंट्रोल है। तो इट्स अ बिग ब्लो। ये जो हेजमोनिक स्टेट्स होती है ना मियां साहब, ये इनकी एम्बैरसमेंट भी उतनी बड़ी होती है जी, क्योंकि इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी पावर का, वो इसी पे बेस किया जाता है कि वी आर अ बिग मिलिट्री पावर अदर देन द साइज एंड अदर देन द इकोनॉमी एक बहुत मेजर रोल अदा कर रहे थे। अब रशिया की इकोनॉमी का इतना मेजर रोल नहीं है जितना वो अपनी बिग माइट के साथ अपने आप को शो कर रहा था जी। फिर यूक्रेन ने भी अभी रेजिस्टेंस शो किया। यूक्रेन अभी नेगोशिएशन से पहले एक अच्छा टेबल बनाना चाहता है कि मैं भी थोड़ा सा विन विन पोजीशन पे, क्योंकि इस वक्त तो जो अगर डील हो भी जाती तो यूक्रेन के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं था।
इलाके भी उसके जा रहे थे, रशिया के डोमिनेशन भी हो जानी थी और अमेरिका का ट्रेड का भी फायदा, जो इकोनॉमिक फायदा वो तो मेन अमेरिका को चला जाना था। तो दे आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट। अब वेस्ट थोड़ा सा अमेरिका को भी बाईपास करके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि जो बैटल है रशिया को अबे रखा जाए। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अफगानिस्तान का ये जो रीजन था, जब अलाइज यहाँ पे ब्रिटिशर कंट्रोल भी था, ब्रिटिश टाइम में भी जब एंग्लो रशियन लड़ाई हुई, तो ये अफगानिस्तान, हमारा बलोचिस्तान, ये फाटा के लिए जानबूझ के बफर जोन के तौर पर रखा जाता है। आपको याद होगा जी, आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो ये बफर के तौर पे रखा जाता है ताकि रशियंस हम तक ना पहुंच सके। तो इसी तरह यूक्रेन भी एक काइंड ऑफ अ बफर के तौर पे रखा हुआ है कि ये उसको एंगेज भी रखे और पूरे बाकी वेस्ट को बचाई रखे। तो इंटरेस्टिंग, लेकिन सर साथ साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर फर्ज करें ऐसा मुज़ाकरात जो है इतना बड़ा हमला करके वो बदला लेंगे या टेबल पर बैठेंगे, रूस को ये अफोर्ड करता है कि वो टेबल पर बैठ जाए? अब देखिए, उसको टेबल पे तो बैठना पड़ेगा जी, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है रशिया की उस तरह की जी। फिर सैंक्शंस है, फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है ना जी दुनिया का, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, ट्रंप किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ट्रेड को वो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाते हुए इस वक्त मेजर टूल यूज कर रहे हैं फॉर द जियोपॉलिटिक्स जी। जो पॉलिटिकल सीन है, जो जियोपॉलिटिकल सीन है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त इंपैक्ट कर रहे हैं ट्रेड। पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें, वो बार बार यही बात करते थे कि आई हैव ऑफर्ड बोथ द कंट्रीज द ट्रेड, दे वांट टू डू ट्रेड विद मी, और ट्रेड के ऊपर ही मैंने ये सीज फायर और उसको कराया। तो इस वक्त इकोनॉमिकली रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन कोई प्रोट्रैक्टेड जंग में जाए, लॉन्ग जंग में जाए। बहुत अच्छा उसके पास एनवायरनमेंट थी, बहुत अच्छा एक माहौल बना था, लेकिन मुझे लगता है ये है कि अंडरहैंड यूरोपियन जो थे, वेस्ट जो था, नेटो जो था, वो इस पीस डील से कोई खुश नहीं था, क्योंकि इनकरेज हो जाता, एम्बोल्डन हो जाता रशिया के जगहों पे कब्जा भी कर लिया है, और उनको यही डर था कि ये अपनी जो इनका एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है या जो आगे बढ़ने के अजायम है, ये इसको जारी रखेंगे। अगेन पुतिन इज अ बिग लीडर, इस वक्त दुनिया का बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है और ही इज डिफरेंट। हैविंग सेड दैट कि मिलिटरीली तो इसके चांस नहीं है कि इमीडिएटली ये यूरोप पे किसी जगह अटैक करे, बट हु कैन प्रिडिक्ट आजकल के दौर में जी, लीडरशिप जो है वो ऐसे ऐसे मौके पे ऐसे गलत फैसले भी कर लेती है, और कभी कभी वो फिनेस लग भी जाती है, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इस वक्त इमीडिएटली वेस्ट की तरफ जाएगा जी। जन साहब, वैसे अगर मैं ये आपकी बात जिस तरह समझाऊं, जिस तरह इवेंट्स ने ड्वाफ्ट किया है इसको, मोदी को, एक बड़ी हाइप थी, चौथी बड़ी इकॉनमी बन रही है, और जब हमने अंदर से देखा तो ना फौज में कोई कोहेरेंस थी और ना ही इकॉनमी की वो माइट हमें उनकी जंग में झलकती नजर आई, ना महारत नजर आई। तो ये जो आज ये भी एक मिथ है कि जी अब चौथी इकॉनमी बन गई है क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आपकी GDP इतनी है। डू यू थिंक इट्स आल्सो अ होक्स? देखिए, इसको पावर के इसके डायनामिक्स तो अपने हैं जी, उसको तो इट गिव्स यू स्पेस, आपको स्पेस जरूर देती है जी, आपको वॉर की स्पेस देती है, वॉर को प्रोलॉन्ग करने की स्पेस देती है, आपको उसमें से एग्जिट करने की रीजंस भी देती है और उसको जारी रखने का भी देती है। इट डज मैटर, बट हैविंग सेड दैट, वॉर शुरू करना, इनिशिएट करना इज वेरी इजी जी, सबने किया। देखिए ना, अमेरिकन एप्लीकेशन कितने साल रही जी, 20 years इन अफगानिस्तान। एंड में नोशन ऑफ विक्ट्री कौन लिख रहा है? एक रगड तालिबान। पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देख ले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त भी मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक दफा कहा था कि इनिशिएट तो इन्होंने कर दी है, आपके बाहर उस वक्त मेरे ख्याल में मौजूद थे जी, यहाँ पाकिस्तान से नहीं वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैं ये क्या करता था कि इनिशिएट तो उन्होंने किया है कॉन्फ्लिक्ट को। आई कैन टेल यू इट विल एंड बाय पाकिस्तान, इसका एंड स्टेट जो पाकिस्तान लिखेगा, नोशन ऑफ विक्ट्री ऐसा ही हुआ। अमेरिका की मैं आपको मिसाल देती हूँ, रशियन अफगानिस्तान में आए थे जी, ठीक है, इधर की टेरेन डायनेमिक्स डिफरेंट थी, लेकिन और भी मुल्कों में हम देखते हैं कि इनको रिपल्स हो गया। और ये जो सरप्राइज स्वार्म अटैक हुआ है, स्वार्म डीप मनूवर किया है इन्होंने थ्रू ड्रोन्स, अनइमेजिनेबल, नोबडी कुड थिंक। सब ने यही समझा था कि यूक्रेन इज डाउन एंड आउट, बट ऐसा हुआ नहीं है जी। तो जब नेशंस कोई विल अपनी शो कर देना काजी साहब, और वो डिसाइड कर लें कि कम वट में वो अपने नुकसान को साइड पे जरा रख देते हैं, तो वो जब लड़ना शुरू करती है तो दे गिव सरप्राइज। और जब बिग पावर को ब्लो होती है तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेटेजिकल होता है जी, वो एक टैक्टिकल बैटल नहीं होती कि कुछ दिनों के बाद। देखिए अभी $7-8 बिलियन का नुकसान हुआ है जी एक रात में या एक दिन में रशिया का। इट्स अ ह्यूज लॉस, इकोनॉमिक लॉस है।
तो उसकी एडवांटेज जरूर होती है, लेकिन डायनेमिक्स या कहते हैं ना जंग अनप्रिडिक्टेबल भी होती है, और ऐसे ऐसे एवेन्यूज खुलते हैं जिनका लोग सोच भी नहीं रहे होते। पाकिस्तान ने अभी रिस्पॉन्स किया, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पता भी नहीं होगा कि हम इस डोमेन में और इस स्पेक्ट्रम पे ये वॉर लड़ेंगे, कि हम इलेक्ट्रॉनिक, ISR, नेट सेंट्रिक की चीजें, इसी से हम इंडिया को बिल्कुल जीरो कर देंगे। मेन इम्पैक्ट तो उन्होंने डाला, फिर ग्राउंड फोर्सेस ने, मिलिट्री ने, आर्मी ने कश्मीर में, और एयर फोर्स ने, आपने बाकी सब ने हमने देखा कि उन्होंने क्या रोल प्ले किए हैं, और नेवी उनकी इररेलेवेंट हो गई। अब वो नेवल थ्रेट दे रहे हैं कि जी नेवल अगली दफा लीड करेगा। नेवल के बाद तो उनकी जो इकोनॉमिक डिजास्टर इंडिया की तरफ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। हमारे पास तो चले एक पोर्ट है, उनके तो सारे इकोनॉमिक पोर्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट है उनकी सारी। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का रिस्पांस एक पोर्ट के ऊपर, या हमारी दफा तो मिलिट्री टारगेट्स नहीं करेंगे ना, हम अब देखेंगे कि रिस्पांस हमारा किधर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी छोटा पहलवान भी कोई ऐसा एक दाव लगा लेता है। इट इज ऑल मिलिट्री जो कंटेस्टेशन है, ये दाव ही है जी, एक डुएल है। कभी कभी छोटे पहलवान के एक ऐसा लॉक लग जाता है कि बड़े से बड़ा पहलवान वो फिर मैट पे होता है। लेकिन जल साहब, इस केस में ये जो हमारा हुआ, इसमें तो जो हुकूमत थी, जो आपकी हमें नहीं पता था कि भाई ये साइबर विंग कौन सा है, ये हमारा स्पेस विंग कौन सा है, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑल दैट वाज अ परहैप्स वेरी गार्डेड सीक्रेट। तो इसमें मैं समझता हूँ दो कम और कुछ काम भी था हमारी एयरफोर्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ज्यादा जी, ये पूरा स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट जो आपका डेवलप हुआ है, इसकी तो अभी आपने झलक देखी है काजी साहब। मैं ये नहीं कि मैं हैसियत पाकिस्तानी एक रिटोरिक कर रहा हूँ और इंडिया को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। आई कैन टेल यू फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये तो आपने झलक देखी है जी। इनका सिस्टम ही सारा चौक हो गया था। ये जो कह रहे हैं ना हम अमेरिका के पास इनके इलेक्ट्रिक के सिस्टम्स, इनका पूरा इंडिया पास चौक, इंडियन बिजनेसेस वर चौक। अभी इसलिए तो वो वेरी हुए हैं कि हम पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी डोमेन में अटैक किए हैं साइबर में कि आप सोच नहीं सकते। तो मोर देन आई मीन अनइमेजिनेबल उसमें गए, इनके इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में गए, इनके बैंकिंग सिस्टम में गए, इनके तो चोक कर दिया था ने इंडिया को। और अगली दफा से भी बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। अब दुनिया 10 दफा सोचेगी कि भारत जैसे मुल्क में अगर ये वाली लीडरशिप रहती है, इसको लीडरशिप तो मैं नहीं कहता, अगर ये गैंगस्टर्स पावर में रहते हैं जो हिंदुत्व बेस्ड हेट आइडियोलॉजी को, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 दफा सोचेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट हम करें या ना करें। $500 बिलियन जो यहाँ से एप्पल को निकालने का अगर ट्रम्प कह रहे हैं, तो उसका कोई रीजन होगा, ऐसे नहीं वो निकाल रहे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, सच थोड़ी सी टाइम की स्पेस में जनरल साहब ने हमें आगाह किया वतन अजीज़ के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।